Bismillahirrahmanirrahim. This video is about the training of teaching of English as an English language. And in this video, we will cover that how a teacher can target the SLOs, student learning outcomes in general. इन जनरल SLOs या जनरली स्टूडेंट लर्निंग आउटकम से मुराद ये होती है कि आप इंग्लिश की बुक से कोई भी लेसन पढ़ा रहे हों तो जनरली जो SLOs हमने मीट करने होते हैं, जिनमें सबसे पहले प्री रीडिंग स्ट्रैटेजीज, जिसमें टाइटल, लेसन का टाइटल जो दिया हुआ होता है वो कुछ ना कुछ हिंट दे रहा होता है कि लेसन किसके बारे में है। तो टीचर ने लेसन डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करना होता, पहले उसने बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग को इन्हांस करने के लिए प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज़ को क्लास में ज़रूर यूटिलाइज करना होता है, जो कि लेसन के टाइटल या लेसन के साथ जो इलस्ट्रेशंस पिक्चर्स दी हुई होती हैं वो उसमें हेल्प आउट करती है। अगर आप प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज़ को यूज़ नहीं करते और डायरेक्ट लेसन की रीडिंग पे आ जाते हैं तो आपने लेसन स्टार्ट करने से पहले ही बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर कोई काम नहीं किया और आपका बच्चा थ्रू आउट द लेसन कोई भी नई चीज़ लर्न करने के ऊपर फोकस्ड नहीं होगा, क्योंकि आपने उसकी जो माइंड की एक वार्म अप एक्सरसाइज थी थ्रू प्री रीडिंग वो आपने उसकी नहीं की। प्री रीडिंग की स्ट्रेटजीज़ आपको अलग से सर्च करने की या प्लान करने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। अगर आप अपनी बुक्स को देखें तो बुक्स के स्टार्टर में जो पिक्चर्स हैं, लेसन के स्टार्ट में जो पिक्चर्स हैं, उसका जो टाइटल है, इवन के लेसन की एक्सरसाइज के साथ कुछ ना कुछ रिलेटेड स्टोरीज आपको मिलेंगी जो कि उसी लेसन से रिलेटेड होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपका लेसन सेक्रीफाइस या फॉरगिवनेस के ऊपर है तो अगर किसी नबी की स्टोरी हमें उस लेसन के कंटेंट में मिल रही है, इसी तरह से किसी नेशनल या इंटरनेशनल हीरो की स्टोरी आपको एक्सरसाइज में मिलेगी, जो आपकी प्री रीडिंग स्ट्रैटेजी के तौर पे आपको स्पेशली प्रोवाइड की है, ताकि आप अलग से अगर प्लान नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट उस किस्से और उस वाक़े को, स्टोरी को यूज़ करें अपनी प्री रीडिंग स्ट्रैटेजी के तौर पर। इंटेंसिव रीडिंग एक्टिविटीज़ में आप अपने बच्चों के साथ मेन आइडिया, उसकी डिटेल्स डिस्कस करेंगे जो लेसन आप पढ़ने जा रहे हैं। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन उस लेसन में प्रोवाइड की जा रही है, उस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने का मेथड और जो मैसेज दिया जा रहा है उसको कैसे कोरिलेट करेंगे आप, जिस राइटर ने जिस अंदाज में, जिस टोन, जिस स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन में उसको एक्सप्रेस किया है, ये सब चीज़ें जब आप अपने बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे, कनेक्शन ऑफ वन पैराग्राफ विद अनदर पैराग्राफ, इवन द कनेक्शन ऑफ वन सेंटेंस विद अनदर सेंटेंसेस, जिसकी डेप्थ डिटेल में आप जब जाते हैं तो आपको पैराग्राफ में एक टॉपिक सेंटेंस होता है जिसके इर्द गिर्द पूरा पैराग्राफ घूम रहा होता है। तो ये सब चीज़ें इस एस्पेक्ट के साथ आप ड्यूरिंग द रीडिंग एंड बिफोर द रीडिंग अपने बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे। कोई ऐसे टॉपिक वर्ड्स होते हैं कि जो वर्ड उस पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया आपके साथ डिस्कस कर रहा होता है, क्योंकि कोई भी लेसन जो होता है वो वन पैराग्राफ नहीं होता, बल्कि अगर आप ये कहें तो वर्ड टू वर्ड रिलेट होता है, फिर सेंटेंस से सेंटेंस रिलेट होता है, देन पैराग्राफ से पैराग्राफ रिलेट होता है, तो जाकर एक कंप्लीट लेसन बनता है जिसका कोई ना कोई मेन आइडिया होता है, जिस पर्पस के तहत वो लेसन पढ़ाया जा रहा होता है। तो वो आपने साथ साथ इंडिकेट करना है, उसको हाईलाइट करना है, उसको एलेबोरेट करना है और बच्चों की उसके अंदर पार्टिसिपेशन को डेवलप करना है। रीडिंग ऑफ लेसन में स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप ऑब्जर्व करें
सबके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक टीचर के माइंड में हर लेसन की रीडिंग के साथ होना चाहिए। यहाँ पर आपने नोट किया होगा कि अभी तक हमारा फोकस सिर्फ रीडिंग के ऊपर है, क्योंकि रीडिंग इज़ द बैकबोन। अगर आपकी रीडिंग इफेक्टिव हो गई तो आपकी वर्कबुक, आपकी नोटबुक, टेस्ट पेपर, एवरीथिंग विल बी ऑन द ट्रैक इंशाल्लाह। रीडिंग आप किसके लिए करते हैं? रीडिंग के बाद से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, रीडिंग के बाद बच्चे को क्या हासिल होना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेन आइडिया। मेन आइडिया सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वो जो एक प्लॉट होता है ना राइटर के माइंड में, वो मेन आइडिया होता है जिसके ऊपर वो पूरी स्टोरी लिखता है। और फिर उस मेन आइडिया के लिए सपोर्टिंग डिटेल्स होती हैं जो आपके लेसन में मौजूद हैं। वो बहुत सारी डिफरेंट काइंड्स की हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप लेसन क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इन्फ्रेंसेस होते हैं जिसमें आप बच्चों को जो टेक्स्ट के कीवर्ड्स होते हैं। अब टेक्स्ट के कीवर्ड क्या है? हर वो वर्ड जिसका मीनिंग बच्चे को नहीं आता, ये डिफिकल्ट है, दैट इज नॉट द कीवर्ड। कीवर्ड फिर उसी चीज़ से अगर आप इसको बैकवर्ड ऑर्डर में लेके जाएं तो सपोर्टिंग डिटेल और मेन आइडिया, यानी कि वो वर्ड्स जो उस पैराग्राफ या सेंटेंस में आपको मेन आइडिया प्रोवाइड कर रहे हैं या मेन सपोर्टिंग डिटेल्स में आ रहे हैं, उन्हीं को आप उसमें लेंगे। इसके अलावा और आपके पास कीवर्ड्स होते हैं। अब जैसे कि पहले भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि एक हमारे पास मेन सेंट्रल आइडिया होता है, वो पैराग्राफ में भी होता है, वो लेसन का भी होता है, वो टेक्स्ट फ्रेज भी हो सकता है, वो टेक्स्ट वर्ड भी हो सकता है। तो आपके कीवर्ड्स वो होते हैं कि जो आपके समझ लें कि वो आउटलाइन वर्ड्स होते हैं, कि अगर आप वो वर्ड्स बच्चे को प्रोवाइड करें या वो अंडरस्टैंड करवा दें तो फिर बच्चा उसी तरह से रिलेटेड एक अपने तौर पर एक कंटेंट क्रिएट कर सके, ठीक है। आप फॉरगिवनेस पे उनको पढ़ा रहे हैं या आप कोई उनको इस तरह की पोएम पढ़ा रहे हैं, ज़ाहिर उसका कोई ना कोई सेंट्रल आइडिया होता है। डिफरेंट तरह के आपके पास लेसन होते हैं, हर लेसन का एक अलग सेंट्रल आइडिया होता है, तो उसके कीवर्ड्स हेल्प आउट करते हैं उसी से रिलेटेड एक और क्रिएटिविटी का टॉपिक जनरेट करने के लिए। अगर आप काइंडनेस पे बात करें, फॉरगिवनेस पे बात करें, तो आपके लेसन में तो एक काइंडनेस की एग्जांपल होगी ना, वो जो एक लेसन जिसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा होगा। लेकिन बच्चे, जब आप बच्चे को इस सब प्रोसेस से गुजार के उसको एक कीवर्ड वोकैबुलरी का एक बैंक प्रोवाइड कर देंगे तो वो अपनी फॉरगिवनेस, काइंडनेस या सेक्रीफाइस की किसी भी एग्जाम्पल के तहत एक नया जो है वो लेसन, एक नई स्टोरी वो है जो है वो क्रिएट कर लेगा। इमेजिनरी भी हो सकती है, वो रियल भी हो सकती है, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दिस होल प्रोसेस जो हम ग्रेजुअली डिस्कस कर रहे हैं। और यही हमारे एसएलओज भी हैं कि हमारा बच्चा जब रीड कर ले तो वो सिर्फ वर्कबुक के वो सवालात फिल करने के काबिल हो जाए, इज़ नॉट एसएलओ एट ऑल। ये तो एक छोटा सा एसएलओ का पार्ट हो सकता है कि कॉम्प्रीहेंशन जिसको हम कहते हैं, इससे ज़्यादा जो है वो वर्कबुक फिलिंग आपका एसएलओ अचीव करने में नहीं हेल्प कर सकता। वर्कबुक जो है वो आपके लिए प्रैक्टिस शीट का काम करेगी। वर्कबुक एसएलओ अचीव करने का एक छोटा सा टूल है, वर्कबुक कुल नहीं है, ये आपने बात माइंड में रखनी है। इससे पहले आपका पेपर, आपका टेस्ट सब कुछ वर्कबुक में से ही आ रहा होता था, इसलिए वर्कबुक ही सब कुछ थी, वही एसएलओ थी। अब वर्कबुक आपको एक टूल के तौर पर यूज़ करनी है, प्रैक्टिस शीट्स के तौर पे यूज़ करनी है, जो असेस करेगा कि आपने बच्चों के एक लेसन की रीडिंग के बाद क्या क्या लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो डेवलप किए हैं। अब हम फर्दर मूव करते हैं टॉपिक सेंटेंस पे, जिस पे हमने पहले भी हल्की से बात की थी। यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा पैराग्राफ है एग्जाम्पल के तौर पर कि हाउ टू बॉयल एन एग अगर हमारा टॉपिक है तो इसका टॉपिक सेंटेंस वो होगा जो मेन सेंटेंस होगा, जो सेंट्रलाइज सेंटेंस होगा। ये स्टार्ट में भी आ सकता है, किसी पैराग्राफ के सेंटर में भी आ सकता है, ये एंडिंग में भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह से स्टेप वाइज इसको डिफाइन किया हुआ है। कंक्लूडिंग सेंटेंस कौन सा होगा हमारा, बाकी जो आपके स्टेप्स आपके सामने हैं ये सपोर्टिव सेंटेंस है। तो आप हर पैराग्राफ में ज़्यादा से ज़्यादा एक लेसन में 3 से 4 पैराग्राफ्स होंगे, तो आपने हर पैराग्राफ में बच्चों को उसका टॉपिक सेंटेंस बताना है, समझाना है, उसको डिस्कस करना है और साथ उनको बताना है कि ये टॉपिक सेंटेंस क्यों है। लेटर ऑन आपके बच्चे इसमें इन्वॉल्व होंगे आपके साथ। आप नेक्स्ट लेसन जब रीड करने लगे तो आप उनको बताएं कि हाँ जी, प्री रीडिंग टेक्निक से होते हुए, इंटेंसिव एक्टिविटीज से करते हुए जब आप रीडिंग स्टार्ट करेंगे तो आपके हाँ जी, अब आपके ख्याल में क्या है, आप ग्रुप ऑफ क्लास बना दें जिसमें आप पूछ लें डिफरेंट ग्रुप से उनके ख्याल में टॉपिक सेंटेंसेस क्या है, बोर्ड पे राइट डाउन कर लें, फिर उसमें क्लास डिस्कशन कर लें। अब जब बच्चे स्टार्ट करने से पहले या उन्होंने साइलेंट रीडिंग की और आपने उनसे टॉपिक सेंटेंसेस पूछे, फिर आपने उसको क्लास में डिस्कस किया,
फिर ज़ाहिर है वो इन्वॉल्व हो जाएंगे आपके साथ, वो देखेंगे अच्छा मेरा सेंटेंस ठीक था, अच्छा इसका सेंटेंस ठीक था, इसका क्यों ठीक था, मेरा क्यों गलत था। नेक्स्ट टाइम वो उस चीज़ को माइंड में रखेंगे और इस पैटर्न के ऊपर उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप होती जाएगी। और क्रिटिकल थिंकिंग हमारी क्रिएटिव राइटिंग को लीड करती है। जब तक हम अपने बच्चे को क्रिटिकल थिंकर नहीं बनाएंगे, सोचने वाला नहीं बनाएंगे, सवाल उठाने वाला नहीं बनाएंगे, तो वो कभी भी क्रिएटिव नहीं बन सकता। क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो आपस में कोरिलेटेड है, एक के बगैर दूसरा एग्जिस्ट नहीं करता। इस सारी चीज़ में जो सबसे ज़बरदस्त मेरी फेवरेट है वो है माइंड मैप। ठीक है, यहाँ पर एक जस्ट आपके एग्जाम्पल के लिए माइंड मैप फॉर अ नॉवल का एक इमेज है आपके सामने। जो स्टोरी आपने बच्चों को रीड करवा दी, जब आप स्टोरी के एंड पर आए तो आपका बच्चा उस स्टोरी का माइंड मैप क्रिएट करने के काबिल हो। एक तो माइंड मैप वही जो आपने बोर्ड पर बनाया और स्टोरी का, और बच्चे ने बना लिया, उसको कॉपी कर लिया, उसको याद कर लिया, दैट इज़ नॉट माइंड मैप। हर बच्चा उस स्टोरी से कुछ डिफरेंट गेट करता है। अब देखें, सेटिंग, टाइम, प्लेस तो सबका सेम होगा, मेन कैरेक्टर भी सेम होंगे, वो राइटर ने डिसाइड करते हैं, सेकेंडरी कैरेक्टर भी राइटर ने डिसाइड कर दिया। अब जो प्लॉट पॉइंट, अब अगर आप नॉवल पढ़े तो ज़ाहिर उसमें मोर देन वन प्लॉट पॉइंट्स होते हैं, मोर देन वन सीन्स होते हैं। स्टोरीज में नॉर्मली ऐसा नहीं होता, लेकिन स्टिल आप स्टोरी में स्टोरी के हिसाब से बच्चे को माइंड मैप की कुछ कैटेगरीज प्रोवाइड करेंगे, जिसमें उसका थीम आ जाएगा, सेंट्रल आइडिया आ जाएगा। आप चाहे तो उसमें जो आपके ग्रामर इन्वॉल्व हो रही है, टेंसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप उसको भी अपने माइंड मैप के अंदर ले सकते हैं, क्योंकि वो सब चीज़ों से लर्न किया है। तो अगर आपका बच्चा एक माइंड मैप डेवलप कर लेता है स्टोरी रीड करने के बाद, रटा हुआ नहीं, उसका अपना क्रिएटेड माइंड मैप, तो आप समझ लें कि अब आपका बच्चा वर्कबुक के क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर लेगा, कोई अनसीन सवाल आता है, कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है, वो भी उसको भी अटैम्प्ट कर लेगा। तो ये चीज़ हमारा मकसद है कि हम उस स्टोरी में से, उस स्टोरी का एक होल कॉन्सेप्ट जो है वो बच्चे को डिलीवर करें। और मेरा बड़ा एक जो है एक प्लान है और एक ये फेवरेट है कि हम अपने टेस्ट में बच्चों को स्टोरी का माइंड मैप ज़रूर दें, लेकिन उसके पीछे एक जो है वो शर्त होगी कि बच्चों का माइंड मैप सेम नहीं होना चाहिए। हर बच्चे का माइंड मैप अपने थीम, अपने सीन प्रेजेंटेशन के हवाले से, मेन आइडिया के हवाले से डिफरेंट होना चाहिए। एंडिंग ऑफ स्टोरी के ऊपर अपना कोई राय देना चाहिए। सब चीज़ें आप अपने हिसाब से बीइंग ए लैंग्वेज टीचर बहुत अच्छे तरीके से एक माइंड मैप का स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, और वो स्ट्रक्चर आप बच्चों को देंगे कि इस स्ट्रक्चर के ऊपर आप जो है वो माइंड मैप क्रिएट करें इस स्टोरी का। तो पूरी की पूरी स्टोरी एनालाइज हो जाएगी, आपका कॉम्प्रिहेंशन भी इसमें कवर हो जाएगा, हर चीज़ आपकी कवर हो जाएगी कि आपने जो बच्चों को पढ़ाया वो उनको क्या समझ आया। ठीक है, या आप क्विक क्लास टेस्ट या प्रैक्टिस वर्कशीट के तौर पर भी इस बात को ले सकते हैं कि आप उस स्टोरी का बच्चों से माइंड मैप क्रिएट करवाएं और उसके बाद उसको चेक कर लें, क्लास में डिस्कस कर लें। नेक्स्ट हम फर्दर मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अभी जो हमने बात की, ये बात उसी के साथ रिलेट कर रही है कि जो ब्रेन स्टॉर्मिंग आप बच्चों के करेंगे, माइंड मैपिंग और आउटलाइन फॉर सेल्फ राइटिंग, जब आप एक लेसन से अपने बच्चों को वोकैबलरी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ग्रामर के ऊपर भी आप जो भी उसके एक्सरसाइज के अंदर ग्रामर है, क्योंकि एसएलओज आपने पहले रीड करने और एसएलओज में आपको पता चल जाता है कि ये स्टोरी आपसे ग्रामेटिकल कौन सी लर्निंग आउटकम्स एक्सपेक्ट कर रही है, और वो आप स्टोरी के साथ साथ बच्चों के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं। और माइंड मैपिंग काइंड ऑफ कि एक तो आपने स्टोरी की माइंड मैपिंग की, लेकिन उसी स्टोरी से रिलेटेड एक और स्टोरी क्रिएट करना, जैसे हमने क्रिएटिविटी की बात की, तो वो भी आप उसी लेसन के अंदर उन बच्चों के साथ वो चीज़ करवा सकते हैं। आप उसके एंड पे, जैसे आपने ईद फेस्टिवल पे बच्चों को पढ़ाया, तो आप किसी और कल्चरल फेस्टिवल के ऊपर या हज के ऊपर या किसी भी और चीज़ के ऊपर जो भी उनके फेस्टिवल्स हैं, या जैसे अगर हम नॉन मुस्लिम्स की बात करते हैं, ठीक है, हम नॉन मुस्लिम फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट नहीं करते, बट वी डू रिस्पेक्ट दैम, ये टीचिंग्स ऑफ इस्लाम में भी है, तो हम उसके बारे में भी बच्चों से कोई चीज़ इस तरह से इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर सकते हैं। ग्लोबल विलेज है आजकल, हमारे दुनिया ग्लोबल विलेज है आजकल, हमारे बच्चों को हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है। तो क्रिएटिव राइटिंग के लिए, या अगर आपके पास कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मुस्लिम नहीं है और उसको भी आप क्लास में इन्वॉल्व करना चाहते हैं और आप फेस्टिवल्स का टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो आप उसको इतनी वोकैबुलरी उस लेसन में से दें कि आपने तो ईद के बारे में पढ़ाया, आपने तो सैक्रिफाइस के बारे में पढ़ाया, और बच्चा उसी तरह से रिलेटेड टॉपिक के ऊपर मज़ीद कुछ ना कुछ अपनी क्लास लेवल के हिसाब से लिखने के काबिल हो जाए। तो ये आपने किस तरह से करना है, ये आप उसी रीडिंग के दौरान इस चीज़ को डेवलप करेंगे थ्रू वोकैबुलरी। ये कोई अलग चीज़ नहीं है कि पहले आप रीड करवा देंगे, फिर आप लिखवा देंगे, फिर आप याद करवा देंगे, और फिर एक अलग कोई पीरियड होगा या
प्लानिंग में आएगा तो आप क्रिएटिविटी की तरफ जाएंगे। क्रिएटिविटी, माइंड मैपिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये सब चीज़ें रीडिंग के साथ साइड बाय साइड हो रही होती हैं और इन सब चीज़ों के लिए अलग आपको कुछ प्लान नहीं करना होता। ये सब चीज़ें आपके कंटेंट में प्लान होती हैं, सिर्फ आपने बीइंग अ टीचर उनको इफेक्टिवली यूटिलाइज करना होता है और ये उसी के लिए एक रिमाइंडर है आपके पास। जो भी लेसन आप पढ़ा रहे हैं उसके अंदर वोकेबलरी को ऑर्गेनाइज करना इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड वर्ड फैमिली। ठीक है, अगर आपके पास ऐसे हैं वर्ड्स आ रहे हैं जिनमें वर्ड फैमिली के तहत आप उनको कैटेगराइज कर सकते हो, तो जैसे आपने स्पीच बबल्स बनाए, ऐसे आप एक कॉर्नर पे वर्ड फैमिली बनवाएंगे बच्चों से और उसमें आप उन वर्ड्स को जो एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं उनको आप लिस्ट आउट करवा देंगे। ये एक और आपने बच्चों को सोचने का और वोकेबलरी कलेक्ट करने का जरिया बता दिया। इसी तरह से आप पार्ट्स ऑफ स्पीच से उनको ऑर्गेनाइज करेंगे। अगर नाउन्स आ रहे हैं तो नाउन्स की कितनी काइंड्स हैं, नाउन्स की कितनी टाइप्स हैं, वो जिसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर उसमें प्लेसेस हैं तो नाउन ऑफ प्लेसेस, इस तरह से नाउन ऑफ थिंग्स हो जाएगा, नाउन ऑफ बॉयज़, नाउन ऑफ गर्ल्स, जो भी आपके नाउन्स है। अगर वर्ब के ऊपर बात आ रही है या उनके फॉर्म्स पे है, एडवर्ब के ऊपर है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम और ये सब चीज़ें, तो ये आप उनको ऑर्गेनाइज करवाएंगे। ये आप नोटबुक पे करवाएं तो ज़्यादा अच्छी बात है कि आप उनको नोटबुक के ऊपर ये सारे जो है वो ऑर्गेनाइज करवा दें और उनको पता चल जाएगा कि हमारे इस लेसन के अंदर ये ग्रामर इन्वॉल्व है। एक्सरसाइज तो आपने करवानी है। जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे तो अगर आपने ड्यूरिंग रीडिंग ऑर्गेनाइज करवाया होगा तो बच्चा इमीडिएटली उसको कोरिलेट कर लेगा और वो बहुत आराम से इन चीज़ों को करेगा। और इस तरह से जब आप बच्चों की ब्रेन स्टॉर्मिंग करके और चीज़ों को कोरिलेट करके उनको पढ़ाते हैं तो वो चीज़ें फिर उनको याद नहीं करनी पड़ती, बल्कि वो उन चीज़ों को अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, रिलेट करना सीख जाते हैं और वो फिर उनको बहुत इमीडिएटली एब्जॉर्ब करते रहते हैं। ये वर्ड फैमिलीज की एग्जांपल है आपके पास। अगर इस तरह के लेसन में आपके पास कोई मार्जिन है, कोई कंटेंट है, तो आप जाहिर बात है पहले उनको लिस्ट आउट करेंगे, उसके बाद बच्चों को गाइड करके उनसे ये वर्ड फैमिलीज के चार्ट्स आप नोटबुक पर साथ साथ बनवाएंगे। और ये जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड होगा वहाँ पर आपके एसएलओ में ये चीज़ मेंशन होगी कि आपका जो एसएलओ है वो बच्चों के लिए वर्ड फैमिलीज रिकग्नाइज करना भी है आफ्टर रीडिंग कंप्लीशन। यहाँ पर हम अपने जनरल एसएलओज इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज उसको हम कंक्लूड करेंगे कि सबसे पहले जो आप रीडिंग करेंगे क्लास में वो रीड अलाउड होनी चाहिए। रीड अलाउड इसलिए ज़रूरी है, फर्स्ट रीड अलाउड आप टीचर खुद करेंगे और ये इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे करेक्ट साउंड यानी कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस को फॉलो करें और वो रीड अलाउड से पॉसिबल होता है। और रीड अलाउड के बाद आप साइलेंट रीडिंग भी क्लास में करेंगे जिसमें आप ऑब्जर्व करेंगे क्लास के अंदर राउंड करके कि बच्चे जो है वो साइलेंटली इसको रीड कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेट करके, और वो कॉम्प्रिहेंशन कहलाता है क्योंकि उसमें बच्चे ये देख रहे होते हैं कि अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर क्या हुआ था, इसने क्या किया था, फिर उसका क्या हुआ था, और एट द एंड उनको स्टोरी का एक पूरा आइडिया समझ आ जाता है। और फिर वो जो हम कॉम्प्रिहेंशन जैसे कि क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, बच्चे उनके आंसर देने के या ब्लैंक्स आ रही हैं, ट्रू फॉल्स आ रहे हैं, चॉइस करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं, तो वो उसके काबिल हो जाते हैं। ठीक है। और लास्ट में पैराग्राफ राइटिंग यूजिंग अप्रोप्रिएट सेंटेंस, ये भी आपको अपने लेसन के एसएलओ में भी मिलेगा और एक्सरसाइज में भी मिलेगा कि जो पैराग्राफ राइटिंग जिसकी हमने पीछे भी बहुत दफ़ा बात की कि कैसे रिलेटेड क्रिएटिव राइटिंग पैराग्राफ्स बच्चे लिख सकते हैं, तो उसमें आप टेंस भी बच्चों को गाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू क्लास लेवल। एक्सरसाइज में मेंशन होगा कि प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है या सिंपल पास्ट है या कंटिन्यूस है, कौन सा टेंस है। उसमें बच्चे अपने कैलिबर और क्लास लेवल के अकॉर्डिंगली कोई ना कोई पैराग्राफ लिखेंगे और ये पैराग्राफ हर बच्चा अपने हिसाब से लिखेगा। टॉपिक आप दे देंगे क्लास में, बेशक आप उनको 5 सेंटेंसेस से लिखवा लें, लेकिन एटलीस्ट उनको ये क्रिएट करना आएगा कि उन्होंने एक टेंस के ऊपर कॉन्शियस रहते हुए किस तरह से एक पैराग्राफ लिखना है जो गिवन टॉपिक के अंदर हो। उसमें फिर उनकी वो स्टोरी की माइंड मैपिंग, कैरेक्टर कुछ बच्चे अपने जनरेट कर लेंगे, कुछ कैरेक्टर्स कॉपी करेंगे जो स्टोरी उन्होंने अभी अभी पढ़ी थी, कुछ बच्चे अपनी नई स्टोरी जनरेट करेंगे और कुछ बच्चे उसी स्टोरी को कॉपी करेंगे। तो ये अल्टीमेट जो गोल होता है वो ये होता है कि हमारे बच्चे उन सब जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उनसे गुजरते गुजरते अल्टीमेटली खुद अपने कैलिबर और अपने एप्टीट्यूड के मुताबिक एक छोटी सी स्टोरी, एक छोटा सा पैराग्राफ जो है वो डेवलप करें, जो कि उनकी नोटबुक के ऊपर आपने लिखवाना है एज अ पार्ट ऑफ क्लास वर्क, नॉट एज अ पार्ट ऑफ होमवर्क एट ऑल। जज़ाकल्लाह खैर। आई होप ये आपके लिए हेल्प आउट करेगी कि आपने इंग्लिश के एक लेसन को इवन अगर आप पोएम भी बात करें तो उसमें भी आप ये सब चीज़ें ऐसे ही फॉलो करेंगे किस तरह से लेना है, और इनके अंदर जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं उन्हीं के अकॉर्डिंगली आपका नोटबुक वर्क और आपकी टेक्स्ट बुक की प्रेजेंटेशन होनी चाहिए।
अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो और आपको बेहतरीन उस्ताद बनने की तौफीक अता फरमाए और आपकी मदद फरमाए। फ़ी अमान अल्लाह।